हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और तीसरा है गुजरात और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो हम जानते हैं कि जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसका जो पुराना नाम है वो हैली नेशनल पार्क है जो कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा फर्स्ट डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है और इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है और ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे देखते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन है। अपनी गर्दन को आगे पीछे एक झटके की बात कर रहा है क्वेश्चन। गर्दन एक झटके से जो है आगे पीछे करने की बात कर रहा है, वो कौन सा पक्षी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कबूतर और दूसरा है तोता, तीसरा है उल्लू और चौथा है मैना। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मैना, जो कि एक झटके से जो है आगे पीछे अपनी गर्दन को करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, मैना। और फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा। अपनी गर्दन को पीछे मतलब कि कुछ हद तक ये पीछे कर लेने वाला पक्षी कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कबूतर और दूसरा है तोता और तीसरा है उल्लू और चौथा है मैना। तो हमारा राइट ऑप्शन उल्लू हो जाएगा। उल्लू हमारा राइट ऑप्शन है। ये जो है एक झटके से नहीं बल्कि जो है कुछ हद तक पीछे करता है अपनी गर्दन को। दोनों क्वेश्चंस में बहुत ही अंतर है और ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एक ही झटके में गर्दन को पीछे करने वाला पक्षी और दूसरा कुछ हद तक पीछे ले जाने वाले पक्षी। तो जो कुछ झटके से गर्दन को जो है पीछे करने वाले उसमें मैना होगा और कुछ हद तक जो है पीछे का गर्दन को पीछे घुमाने वाले तो उसमें जो है उल्लू होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि ब्रेल लिपि की बात कर। ब्रेल लिपि जो है ये दृष्टिहीन के लिए है, ब्लाइंडनेस के लिए है। जो बच्चे ब्लाइंडनेस होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है पढ़ने लिखने के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि 10 बिंदुओं द्वारा और दूसरा है 8 बिंदुओं द्वारा और तीसरा है 6 बिंदुओं द्वारा और चौथा है 4 बिंदुओं द्वारा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 6 बिंदुओं द्वारा। तो हम दिखा देते हैं ब्रेल लिपि क्या है। इसमें 6 डॉट्स होते हैं। ये जो है छूकर, ये उभरे हुए पॉइंट्स होते हैं और इन्हें जो है छूकर, जो दृष्टि बाधित होती है वह छूकर जो है पढ़ते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन, 6 डॉट्स होते हैं उसमें। फिर आगे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर जो है वो धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर या फिर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है, कोई राज्य है जो कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर जो है धरती से लगभग ऊपर के उठाकर थोड़ा सा या फिर 3.5 मीटर या फिर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं और इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड और दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है असम। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो जो है फोर्थ ऑप्शन,
दिखा देते हैं। ये असम है, इसे ये असम का घर है। ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो है ज़मीन से थोड़ा ऊपर ऊंचाई पर उठाकर बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ वाटर लॉगिंग या फिर जल भराव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है जल भर जाते हैं, या फिर इसीलिए जो है वो बांस के खंभों से बनाए जाते हैं और थोड़ा सा जो है ऊंचाई पर जो है उठाकर बनाए जाते हैं, ज़मीन से थोड़ा उठाकर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ऑप्शन, एक झुंड में 20 से 25 हाथियां और बच्चे होते हैं। और दूसरा, हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। और तीसरा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। और डी ऑप्शन है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही सभी फैसले लेती है। इनमें सही कथन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, फिर केवल सी और डी, फिर डी ऑप्शन है ए, बी और डी तीनों। तो हम देखते हैं क्या है इसमें सही ऑप्शन। फर्स्ट कह रहा है कि जो है एक झुंड में 20 या 25 हथनी और बच्चे रहते हैं। और दूसरा, हाथी जो है 4-5 वर्ष की आयु तक ही जो है रहते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। 4-5 वर्ष 20 वर्ष तक रहते हैं। और फिर तीसरा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ये भी सही है। और फिर तीसरा डी है, किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सबसे फैसले लेती है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन हमारा जो है वो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। फिर आगे देखते हैं, हमारा आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता से जो है चंडीगढ़, ये कोलकाता है, और कोलकाता से आप चंडीगढ़, कोलकाता से चंडीगढ़ तक जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोलकाता से चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कि कोलकाता है, सिर्फ चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है ठीक पूर्व, ठीक पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम। तो देखते हैं हम क्या है इसमें। ये है हमारी नई दिल्ली और ये है हमारा कोलकाता। तो हम इसके सापेक्ष जब हम खींचेंगे तो हमारा ये हमारा पश्चिमी एरिया है और ये हमारा नॉर्थ वाला एरिया है, मतलब उत्तर वाला एरिया है। तो हमारा ये उत्तर पश्चिम होगा इसमें। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट, अक्टूबर से दिसंबर तक ये सबसे अच्छा महीना होता है मधुमक्खी पालन के लिए। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। मतलब कि जो प्याज की जो खेती है वो किस क्रम में, प्रोसेस क्या है उसकी, देखते हैं। फर्स्ट है बीज बोना, दूसरा खरपतवार निकालना, और तीसरा प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, और फिर चौथा है गुड़ाई करना, या फिर मृदा को पोल या नरम करना, और चौथा है प्याज को उखाड़कर निकालना। तो हम इसमें पहले देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गुड़ाई करते हैं खेतों की, सबसे पहले हम गुड़ाई करते हैं। तो हमारा पहले डी होगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं, फिर हमारा ए होगा। फिर उसके बाद हम बीज बोते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें से खरपतवार निकालते हैं, मतलब हमारा बी होगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, खरपतवार निकालने के बाद जब प्याज जो है वो बड़ी हो जाती है तो हम उसको उखाड़ लेते हैं, मतलब कि प्याज को उखाड़ लेते हैं। फिर हमारा ई होगा। उखाड़ने के बाद हम क्या करते हैं, जो उसके ऊपर की पत्तियाँ, सूखी हुई जो पत्तियाँ होती हैं, हम उससे निकाल देते हैं, काट कर निकाल देते हैं वो। तो उसके बाद हमारा सी होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है, डी, ए, बी, सी। देखिए हमारा ये ऑप्शन राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर आगे देखते हैं 3 क्वेश्चन। कौन सा विशेष अवलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? शाहबलूत, जिसे हम डेजर्ट ओक भी कहते हैं, डेजर्ट ओक, शाहबलूत या डेजर्ट ओक भी कहते हैं। वो कौन सा जो है वो गुड़ उस पौधे में नहीं पाया जाता। तो फर्स्ट ऑप्शन है जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, और दूसरा पेड़ के तने में पानी एकत्र होना, और तीसरा पत्तियां बहुत कम होना, और चौथा बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना।
जड़ों का, हाँ, क्योंकि ये रेगिस्तानी या फिर रेगिस्तानी जो है पौधा है, तो इसलिए इसकी जो जड़ें हैं वो पानी के लिए बहुत अंदर तक जाएंगी। और पेड़ के तने में पानी एकत्र होता है, जी हाँ, इसके तने में, क्योंकि ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं और इनमें जो है पानी जिससे जो है भाप बनकर ना उड़े, इसलिए ये तने में एकत्र कर लेते हैं। फिर पत्तियां बहुत कम होती हैं, यहाँ रेगिस्तानी पौधे में पत्तियां कम होती हैं, जिससे जो है ट्रांसपिरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन कम होगा। फिर पत्तियां बहुत सारी नहीं, ये पत्तियां बहुत सारी होंगी तो वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें पत्तियां जो है बहुत कम पाई जाती हैं। तो हमारा रॉन्ग आंसर क्या होगा, ये बहुत बड़ी और बहुत सारी पत्तियां, ये नहीं हमारा होगा। तो हमारा जो है डी ऑप्शन रॉन्ग आंसर है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी या फिर कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, और फिर बी है विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, और फिर तीसरा है प्रश्न करना और व्याख्या करना, फिर डी है विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा, रचनावादी की बात कर रहे हैं। रचनावादी क्या कहते हैं, रचनावादी जो है बच्चे को हमेशा जो इंगेज रखते हैं या फिर एक्टिव रखते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड में मतलब कि बच्चे को सेंटर्ड में रखते हैं। तो देखते हैं फिर फर्स्ट ऑप्शन पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, और दूसरा विद्यार्थियों के ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, जी हाँ, यही हमारा राइट ऑप्शन। आगे फिर देखते हैं प्रश्न करना और व्याख्या करना, नहीं, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, मतलब कि हमारा ए और डी राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। फिर आगे देखते हैं कथन पर्यावरण अध्ययन एक, फिर डॉट, फिर विषय के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। फर्स्ट अंधा विषयक, दूसरा अनुशासनिक, फिर तीसरा एकीकृत, फिर चौथा एकल विषय। तो हमारा इंटीग्रेटेड है पर्यावरण या फिर ईवीएस हमारा वो इंटीग्रेटेड है, तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, ठीक है। कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, यही हमारा राइट ऑप्शन है। ईवीएस क्या है, बच्चे के आसपास की चीज़ों के बारे में जाने, जिससे वो इसी से रिलेटेड जो है ये परिवेश से संबंधित एक